हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 फरवरी एंड 27 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसमें 13 लेक्चरों की लिंक दी हुई है। इजीली देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी और मिड मार्च तक जितने रिमेनिंग लेक्चर है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे डीलिमिटेशन कमीशन ये क्या होता है और ये इंडिया में कितनी बार सेटअप हो चुका है, अब इसका क्या प्रोविजन है, अब ये कब सेटअप होगा और साउथर्न स्टेट स्पेशली तमिलनाडु इसके लिए कंसर्न क्यों कर रही है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है साउथर्न स्टेट को, तमिलनाडु को, जो कि एम के स्टेट हैं, इनके स्टेटमेंट है और काउंटर स्टेटमेंट आ रहे हैं अमित शाह जी की तरफ से। तो वो आपको मैं क्लियर करूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है और कौन से आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलेट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन और वो क्या कहते हैं, ये अपन समझाने। देन आफ्टर यूएसए इंट्रोड्यूस गोल्ड कार्ड वीजा। देखो, यूएसए ने अभी इंट्रोड्यूस किया है नया वीजा जिसको बोलते हैं गोल्ड कार्ड वीजा, और ये वीजा आपको इस वीजा से कंपेयर करना पड़ेगा EB-5 वीजा। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि EB-5 वीजा कब आया था और ये वीजा क्या है और यूएसए की सिटीजनशिप से रिलेट करते हैं, और गोल्ड कार्ड वीजा क्या है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये जानेंगे। देन आफ्टर प्रॉक्सी लीडरशिप इन पंचायत, ये सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर, ये बिल्कुल आपने रियल फैक्ट बताया है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा या कोई मेरा स्टूडेंट या अधिकतर मोस्टली जो स्टूडेंट हैं जो भी मेरे देख रहे हैं वीडियो, वो अधिकतर मतलब 90% रिलेट करते होंगे गांव से आके सेटल हो गए होंगे, या उनके फादर गांव में आके सिटी में सेटल हो गए होंगे। कई लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, और अगर जो गांव की स्टडीज मतलब गांव की सिचुएशन जानता है तो उसको ये पता होगा कि अधिकतर गांव में प्रधान मोस्टली वुमेन बनती हैं। अधिकतर 46.6% रेशो है कि 3 टायर ऑफ पंचायत में वुमेन हेड है। क्लियर। बट आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम होता है, वुमेन डिसीजन मेकिंग में बड़ी कम है। उसके बदले ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन मैन उसका पति डिसीजन ले रहा है हर चीज में। तो ये आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए कमेटी सेटअप करी गई है गवर्नमेंट ने कि वुमेन का पार्टिसिपेशन एनहांस हो और जो ऐसा कर रहा है उस पर पेनल्टी लगे, हैवी पेनल्टी। क्लियर, चलते हैं। देखो, सबसे पहले साउथर्न स्टेट कंसर्न ओवर डीलिमिटेशन कमीशन। पहले तो हम जानते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। देखो, सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हो कि हमारे लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में वेरिएशन है, फ्लक्चुएट करती है सीटें। कहीं कहीं पर 230 है, कहीं पर 550 है, कहीं पर 450 है, तो कई सारी वेरिएशन करती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन माने जनसंख्या। क्योंकि क्या है कि जो सीटें होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो डिपेंड करती है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। किस पर? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां सीटें ज्यादा होंगी, और एज वेल एज सेंसस के थ्रू होगा सब कुछ। क्लियर। और आप समझे मेरी बात को। अब क्या है कि जब पॉपुलेशन में से अब साउथर्न स्टेट क्या कह रही है, देखो आपको मालूम है, पहले समझ लिए थोड़ा। देखो, 1953 में सबसे पहला डीलिमिटेशन कमीशन बना था। क्या बना था? 1953 में सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन बना था। क्लियर। देन आफ्टर 1962 में सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन, देन आफ्टर 1972 में, देन आफ्टर 2002 में ये डीलिमिटेशन कमीशन बने हैं। क्लियर। अब क्या है, आर्टिकल 82 एंड 170
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिलेट करता है डिलिमिटेशन कमीशन से। ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली shall be readjusted after each सेंसस। क्या है कि हर सेंसस के बाद लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट डिसाइड होगी। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा क्यों? और डिलिमिटेशन कमीशन बनाया इसलिए जाता है कि एडजस्ट करने के लिए टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, जो कि मैं बताता हूं आपको, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को डिवाइड और सीट डिसाइड करने के लिए कि लोकसभा में किस स्टेट की कितनी सीट रहेगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट रहेंगी। अब देखो, जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, जो कुलदीप सिंह 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, इसके हेड थे कुलदीप सिंह, हेडेड बाय कुलदीप सिंह। और इन्होंने बोला था कि 2001 के सेंसस के हिसाब से सीटें रीएडजस्ट होंगी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। बट इसके बाद एक और सेंसस हो गया 2011, 2021 हो नहीं पाया कोरोना के कारण। समझे मेरी बात को? अब क्या है, इसमें एक और प्रोविजन डाल देता कि 2026 तक कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, किसका? लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब 2026 आने वाला है, 2026 के बाद क्या डिलिमिटेशन कमीशन फिर से बैठेगा। समझे मेरी बात को? अब क्या होगा कि साउथर्न स्टेट जो कि तमिलनाडु है, यहाँ की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है। क्या हो गया है? पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है और इनको डर लग रहा है एमके स्टूडेंट को कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कम ना हो जाए और लोकसभा की सीटें कम ना हो जाए। दैट्स वाई साउथर्न स्टेट कंसर्न ओवर द डिलिमिटेशन कमीशन। समझे मेरी बात को? इसलिए क्या है, ये कंसर्न उठा रहे हैं साउथर्न स्टेट डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। पर अमित शाह जी ने बोला कि बेफिक्र रहिए, पॉपुलेशन कम हो या ना हो, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल नॉट reduce these seats in legislative assembly और the लोक सभा ऑफ द तमिलनाडु। बट एमके स्टैलिन तो साहब तो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं ये सीट हो जाएगी, क्योंकि क्या है, प्रोविजन यही है। ये क्या है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, नॉट ऑन द एरिया ऑफ द स्टेट। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी आर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ स्टेट बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। समझे मेरी बात को? समझे? जितनी भी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, आप देखिए यूपी में कितनी सीटें हैं, 80, नियरली 80 के अबाव हैं, क्लियर 80 हैं। 80 सीटें यूपी में है, पर यूपी तो छोटी स्टेट है, हालांकि मध्य प्रदेश से बड़ा है। मध्य प्रदेश की 29 है सिर्फ ओनली लोकसभा सीट, बट यूपी की 80 है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन भी हाइयर है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? तो दैट्स अ रिजल्ट। समझे मेरी बात को? 29 सीटें एमपी की है, हालांकि एमपी सेकंड लार्जेस्ट है। राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान में कम है। तो क्या है, पॉपुलेशन बेसिस है। टेरिटोरियल आपका जो एरिया है वो डिपेंड नहीं करता है, पॉपुलेशन डिपेंड करता है। तो साउथर्न स्टेट तमिलनाडु को यही कंसर्न है कि हमारी स्टेट की तो पॉपुलेशन कम होते जा रही है, तो लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं हमारी, तो इसलिए वो कंसर्न उठा रहे हैं। और अगर लोकसभा की सीटें कम हो गई किसी स्टेट की, तो उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा,
उसकी स्टेट का कंसर्न कम हो जाएगा। दैट्स वाई एम.के. स्टैलिन ऑब्जेक्टेड दिस सेटअप ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर 2026। समझे मेरी बात को, पूरी तरह समझ गए, ये रीजन है। चलते पढ़ेंगे प्रॉक्सी लीडरशिप इन पंचायत। देखो, इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो भी फिल्मी प्रेमी होंगे या जो भी बॉलीवुड की मूवी देखते होंगे, वेब सीरीज देखते होंगे, तो उन्होंने एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत। पंचायत एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज है। उस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं जाके गांव में सेटल हो जाऊं, गांव का जीवन सबसे अच्छा है, मिलजुल के आदमी रहते हैं, कोई दे सबसे गंदा अर्बन एरिया का जीवन है। क्लियर? बट उसके अंदर आपने ये तो देखा, पर आपने एक मेन चीज मैं आपको बताऊं वो आपने नहीं देखी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी लीडरशिप। अब ये प्रॉक्सी लीडरशिप होता क्या है? देखो, आपने देखा होगा पंचायत के अंदर कि जो महिला होती है वो सरपंच होती है। कौन होती है? वो सरपंच होती है। बट डिसीजन कौन लेता है? उसका प्रधान पति। जो प्रधान है वो सरपंच नहीं है, उसकी पत्नी सरपंच होती है। जो मैं नाम भूल गया उस एक्ट्रेस का, वो लेडीज सरपंच होती है। बट वो डिसीजन लेता है जो प्रधान होता है। हालांकि वो प्रधान नहीं है, वो प्रधान पति है, मुखिया पति है, सरपंच पति है। समझे? ये तीन टर्मिनोलॉजी दी जाती है गांव में। इसी को खत्म करने के लिए कि अब देखो, आप जानते हो कि एज पर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देयर शुड बी 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, फॉर दी वुमेन, वुमेन के लिए। और ये साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। बट क्या हो रहा है कि आप गांव में जाओ, महिला इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो महिला सरपंच तो बन जाती है, बट वो पति के आगे कुछ नहीं बोल पाती है। पति उसका पूरा डिसीजन ले रहा है, पूरा करप्शन कर रहा है, महिला कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो क्या है, और पंचायत राज का मेन मोटिव यही था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल, ग्रास रूट लेवल पीपल, इसका मेन मोटिव यही था। तो इसी को खत्म करने के लिए, उन पर पेनल्टी लगाने के लिए कि जो लोग बाग प्रधान बने बैठे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन सरपंच, उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप करी है, जिसका नाम है सुशील, जो हेड करे हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार ये कौन है? ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ माइंस, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ माइंस। ठीक है? अब देखो, आप जानते हो सुशील कुमार जी हेड करे हैं, इनके कई सारे रिकमेंडेशन भी आ चुके हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, आप जैसे जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, शिवराज सिंह चौहान इसके हेड है, मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। और सुशील कुमार के अंडर ये कमेटी सेटअप करी गई थी कि वुमेन का भी पार्टिसिपेशन एनहांस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी बोल के कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोला गया है कि 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन, और सम स्टेट enhance the reservation of women up to 50%। कई सारी स्टेट ने तो 50% तक रिजर्वेशन बढ़ा दिया है वुमेन के लिए, और वो यूपी, मध्य प्रदेश, कई सारी है, राजस्थान, इन स्टेट ने 50% रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया है महिला को इन पंचायती राज। पर महिला का पार्टिसिपेशन हो ही नहीं पा रहा है, उसके पति हैंडल कर रहा है। भाई, प्रधान पति, मुखिया पति और सरपंच पति वो हैंडल कर रहे हैं। और मैं आपको टोटल बताता हूं कि जो अभी पंचायत में है, पंचायत अगर देखा जाए तो 46.6% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है अभी भी पंचायत में। अगर तीनों टार में देखा जाए तो 46.6% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन आर ओनली वुमेन।
समझे मेरी बात को, तो अभी वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए सुशील कुमार की एक कमेटी बनी थी, उनके रिकमेंडेशन भी आए थे कई सारे। एक रिकमेंडेशन उसमें यह था कि ओम्बुड्समैन सेटअप होना चाहिए वुमेन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। एक था कि केरला स्टाइल पर एक कुछ मैं याद नहीं आ रहा, मुझे रिकमेंडेशन पढ़ लेना, बट इतना मेंशन करके आया ना तो काफ़ी आपके लिए। ठीक है, चलते अपन आगे। ये साहब मुझे लगता है कि सेकंड बार बनने के बाद इतने खुश हो गए हैं कि इनको पता नहीं चल रहा कि क्या डिसीजन ले रहे हैं हम। क्लियर। देखो क्या है कि यूएसए ने 1990 में एक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं EB-5 वीज़ा। क्या है EB-5 वीज़ा? ये क्या था EB-5 वीज़ा? देखो इसमें एक प्रोविज़न था कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्या करता है यूएसए में, अगर 8 लाख डॉलर और 1 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन यूएसए एंड क्रिएट 10 जॉब इन यूएसए, और 10 जॉब क्रिएट करता है यूएसए में, तो उस फॉरेन इन्वेस्टर को सिटीजनशिप और रेसिडेंसी मिल जाएगी यूएसए में रहने के लिए। सिटीजनशिप तो नहीं, रेसिडेंसी मिल जाएगी यूएसए में रहने के लिए, वो यूएसए में आराम से रह सकता है। ये था। क्लियर। अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब 47 यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, इनके तो डिसीजन ऐसे रहते हैं कि पुराने रूलों को चेंज करने का ना ठान लिया है कि मैं पुराने रूल चेंज करके जाऊंगा। जो मोदी साहब ने किया है कि अपना नाम रोशन करके जा रहे हैं, ऐसे ही मैं भी अपना हिस्ट्री में नाम लिख के जाऊंगा। उन्हें सोच लिया है, और सोचने के साथ इन्होंने एक और डिसीजन ले लिया जिसको बोलते हैं हम कि गोल्ड कार्ड वीज़ा। ये गोल्ड कार्ड वीज़ा क्या है? तो गोल्ड कार्ड वीज़ा अभी यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया है टू रिप्लेस दी EB-5 वीज़ा। EB-5 वीज़ा को रिप्लेस करने के लिए, जिससे क्या होगा कि इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है यूएसए में, जिसको रेसिडेंसी मिल जाती है, उसकी प्राइस एनहांस कर दी। क्या था पहले EB-5 वीज़ा में? क्या था कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है यूएसए के अंदर 8 लाख डॉलर और 1 मिलियन डॉलर और क्रिएट 10 जॉब इन द यूएसए, गेट द रेसिडेंसी इन द यूएसए। क्लियर। बट गोल्डन जो कार्ड वीज़ा निकाला है यूएसए ने, इसने ये रिप्लेस करेगा। इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है, उसको कर दिया है 5 मिलियन डॉलर। अब यूएसए में प्राइस मींस 1 मिलियन डॉलर था पहले EB-5 में, अब 5 मिलियन डॉलर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर यूएसए में रेसिडेंसी चाहिए तो यही है गोल्डन कार्ड वीज़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि ये प्राइस बड़ी कम थी, क्योंकि EB-5 वीज़ा वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990, दैट वॉज ओल्डर हो चुका है। अब नई प्रोसेस लाएगी। 5 मिलियन डॉलर अगर आप इन्वेस्ट करते हो यूएसए में तो ही आपको रेसिडेंसी मिलेगी। ये इसका नियम है साहब समझे। अब यूएसए के प्रेसिडेंट को तो आप जानते हो कि डिसीजन लेने में माहिर है ये। इन्हें कई सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है या कई सारी कंट्री के अगेंस्ट है। टैरिफ लगाना तो इनको बड़ा पसंद है, तभी ये बार बार बोलते हैं टैरिफ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। तो यही कहानी है। ये 3 न्यूज़ थी 27 फरवरी की, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।